हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से हमने चुनिंदा प्रश्नों को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त गवाए हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? विकल्प हैं हमारे 1/2, 1/5, 1/6 या फिर 1/10। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? सबसे पहले तो आप जानिए कि गुरुत्वीय त्वरण जी होता क्या है। ये जी होता क्या है? किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसको जी से प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1/6। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वजन कितना होगा? 60 का 1/6 कितना हो जाएगा? कुल मिला के हो जाएगा 10 किलो। अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो हैं तो चंद्रमा पर आपका वजन 10 किलो मात्र रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा हमारा 1/6 सी विकल्प हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर जी का मान कितना होता है। अब यहाँ पे जैसे पृथ्वी के ध्रुव पर जी के मान की बात करें तो अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। और पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान जो होता है वो 0 होता है। पृथ्वी के तल के नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी तल के नीचे या ऊपर जाने पर जी में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको याद रखना है कि इसका मान घटता है। और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। ये उल्टा होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है और घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी पिंड को किस न्यूनतम स्पीड से ऊपर फेंका जाए कि वह पृथ्वी पर वापस लौटकर ही न आए? विकल्प हैं 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु को या किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो वो हमारा वायुमंडल चीरते हुए चला जाएगा अंतरिक्ष में और कभी भी पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आएगा। इसको क्या कहते हैं? ये जो वेग है, न्यूनतम वेग, इसको पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, पलायन वेग पृथ्वी का अगर पूछा जाए तो आपको यही बताना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अगर इसको मीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा? 11,200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर विकल्प में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं है, 11,200 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, और अगर बात करें सूत्र की, पलायन वेग का जो सूत्र होता है इसको वी से व्यक्त करते हैं। ये होता है √2GRE, जहाँ पे RE क्या है? RE है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, पलायन वेग जो होता है कक्षीय वेग का, पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, आप याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे बात की जाए चंद्रमा के पलायन वेग की, मून की, चंद्रमा का जो पलायन वेग है उसकी अगर बात की जाए तो उसका पलायन वेग कितना है? तो चंद्रमा का पलायन वेग है 2.38
किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का है 11.2 किलोमीटर और चंद्रमा का है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यही वजह है इतना कम होने की वजह से कि वहाँ पे चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? विकल्प हैं बैरोमीटर, पायरोमीटर, थर्मामीटर या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, पायरोमीटर। हालांकि थर्मामीटर से भी तापमान ही मापा जाता है, लेकिन अंतर क्या है पायरोमीटर और थर्मामीटर में? पायरोमीटर से उच्च ताप वाली वस्तुओं का तापमान मापा जाता है जैसे सूर्य, और थर्मामीटर से किसी वस्तु का या सामान्य व्यक्ति का तापमान या फीवर की जानकारी करनी हो तो थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, परास के आधार पर श्रव्य तरंग होती है। विकल्प हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? सबसे पहले तो आप जानिए परास के आधार पर श्रव्य तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति पूछ रहा है। तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक होती है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात की जाए अपश्रव्य तरंग की तो इसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये 20 हर्ट्ज से कम किसकी होगी? अपश्रव्य की। और पराश्रव्य की जो तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे, उनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो विकल्प सी यहाँ पे किसके लिए है? पराश्रव्य तरंगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की विधि है। ऊष्मा संचरण की विधि है, विकल्प है चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो जो ऊष्मा संचरण की विधियां हैं वो 3 ही हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अक्सर लोग दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वह कैसा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, मिश्रित होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होता। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा भी इसका इस्तेमाल होता है। और अगर उत्तल की बात करें तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसको पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है। तो वहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और सोडियम परावर्तन के रूप में भी, सोडियम परावर्तन लैंप के में भी इसका प्रयोग होता है, किसका? उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो किस दर्पण का उपयोग करेंगे? यहाँ पे पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष दूर करना है तो किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? विकल्प हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोकसीय लेंस। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और अगर बात की जाए निकट दृष्टि दोष की तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा। और अगर अबिंदुकता दोष के लिए बात की जाए तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होगा। और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? लोहे का, पीतल का, टंगस्टन का या फिर तांबे का? क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, टंगस्टन का। ठीक है, जिसका गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है अधिकतम। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से अदिश राशि है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। विकल्प है बल, त्वरण, विस्थापन या फिर शक्ति। क्या हो जाएगा? अदिश राशि है। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। यहाँ पे पूछा है अदिश राशि, जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ परिमाण की ज़रूरत पड़ती है, उनको अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है हमारा विकल्प डी है, शक्ति। क्योंकि बल में, त्वरण में, विस्थापन में दिशा की ज़रूरत होती है। विस्थापन हो रही कोई चीज़ तो पूछा जाता है किस दिशा में विस्थापित हो रही है। त्वरण हो रहा है तो किस दिशा में हो रहा है। बल लग रहा है तो किस दिशा में लग रहा है। लेकिन शक्ति में दिशा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये अदिश राशि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? विकल्प हैं बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, ओडोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो विकल्प होगा सही वो हो जाएगा विकल्प बी, लैक्टोमीटर। ठीक है। बैरोमीटर की अभी हमने चर्चा की थी। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। और ओडोमीटर यहाँ पे नया आया है, तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरियों को मापा जाता है ओडोमीटर से। और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या फिर नियमन द्वारा। तो सब जानते हैं, यहाँ पे विकल्प सी सही हो जाएगा, विकिरण के द्वारा। सूर्य तक जो ऊर्जा पहुँचती है वो विकिरण के द्वारा पहुँचती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है? वर्षा की बूंद का गोल आकार किसके कारण होता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या फिर गुरुत्व बल। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। विकल्प नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या फिर आयाम पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा है या फिर रासायनिक ऊर्जा है। तो घड़ी चल रही होती है तो उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। घड़ी की स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।